एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन शॉट, यानी इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, यानी एनसीईआरटी को ही हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करेंगे, उसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 से। लेट्स स्टार्ट। एंड ये नोट्स ऑलरेडी इनके वीडियोस बन चुके हैं, आप चाहो तो उनको भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, बट इसमें मैं वन शॉट कवर करने वाली हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब हम लोग चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप समझना चाहो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a² + bx + c। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ax² + bx + c। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक यानी कि उसकी जो एक्स कोफिशिएंट है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो 2 होगी। उससे ज़्यादा होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्यूबिक इक्वेशन होगा। ये आई होप इतनी बेसिक नॉलेज आप सभी को है, अगर नहीं है तो अभी जान जाइए। इतनी यानी एक्स की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चाहे वो कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके नंबर में उसके साथ यहाँ पर एक की जगह पर कोई कांस्टेंट नंबर 1000 भी हो, कुछ भी नंबर हो, बट उसका जो x² का हाईएस्ट, x भी है x² भी है, लेकिन x और x² में से बड़ा कौन है, x² ना, मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर 2 तक गई है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ कंडीशंस है कि जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गए तो क्या होगा, 0 × x² 0 ही होगा। उसके बाद ये bx + c बच जाएगा, जैसे आप देख रहे हो। अगर bx + c बच गया तो वो तो आपका एक लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर हो जाती है 1, लेकिन क्वाड्रेटिक मीन्स 2। आई होप इतना क्लियर होगा आपको ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 में, यानी कि आपको यहाँ पर दिया हुआ x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3 2 × x - 3। ठीक है, नाउ गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, ये सारे टाइप के क्वेश्चन है, प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने से पहले। एंड एक और चीज़, जो कॉमन मिस्टेक बहुत बार होती है, प्लीज़ उसको नहीं करना है कि क्वेश्चन को देखकर ही कह देना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, कि अगर इसका हम लोग करेंगे तो वो x² हो जाएगा एंड x² हो जाएगा। इस केस में तो वैलिड है, ऐसा नहीं बोल रही कि वो वैलिड नहीं होता है। कि आपने समझ लिया कि x + 1 का होल स्क्वायर, अगर उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, तो उसका तो हाईएस्ट पावर x² ही आएगा। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि सिंपली आपको जस्ट सॉल्व करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो एक कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, x² + 7 आया, तो 7 आया, लेकिन x² वाला आया टर्म, एक कांस्टेंट टर्म आया, बट बीच वाला जो x के साथ सिर्फ टर्म होता है वो नहीं आया आपका, वो नहीं आएगा फिर भी चलेगा, वो आप ऐसे समझ सकते हो वो 0 × x है। बट आपको चाहिए ये x² वाला टर्म कंपलसरी ही है या मैंडेटरी, आप जो समझो। ठीक है, सो वैसे ही सारे टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी सिंपली आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो कि कॉमन मिस्टेक होती है कि हम लोग बोल देते हैं हाँ ये x मल्टीप्लाई होगा, इधर भी x मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बट नहीं, एक बार प्लीज़ उसको बनाकर देख लेना, कुछ भी अंदाजे तुक्के में नहीं मारना। एक बार आपको नॉलेज है तो प्लीज़ उसको यूज़ करेंगे ना हम लोग, उसको प्रैक्टिस ट्राई करके देखेंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो उसके बाद आप देख सकते हो x² इधर भी था, x² इधर भी था, तो कट जाएगा, यानी इधर भी प्लस में x² है, इधर भी प्लस में x² है, तो इधर आएगा तो वो कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हमने कट कर दिया। तो अब आपका इक्वेशन का फॉर्म क्या हो गया, 3x - 1 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, बिकॉज इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 जानी चाहिए, बट यहाँ तो 1 नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप इतना आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने आ जाएगा। एंड जस्ट थोड़े से फार्मूलाज भी आप देख लेना कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, या a - b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। बिकॉज सॉल्व तो करने आता है, बट अगर कई बार फार्मूला में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है इसको एक्सपैंड करने में, तो आपका आंसर में एरर आ जाता है और सोल्यूशन किसी और वे में चला जाता है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ थोड़े से बेसिक फार्मूलाज आप रिवाइज कर लेना। एक ही बार तो नेट पर चेक करना, या बुक में भी आप चेक कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दी हुई होगी। सो सिंपली इसको सॉल्व करना है, अच्छे से चेक करना है। x² के टर्म्स में आ गई आपकी, अगर x² आया तो हाँ जी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ एक और चीज़ मैं दिखा देती हूँ कि अगर x³ आया तो क्या करें। मीन्स क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए दिया है ना, आपके पास x³ आए, यानी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 तक चली गई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, वो एक क्यूबिक हो जाएगी। तो इस केस में क्या आपको लगेगा कि 2 तो है ही, इसमें 3 भी है 2 भी है, हम लोग को तो 2 ही चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। नहीं, सिर्फ 2 चाहिए हाईएस्ट में, 2 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए उस इक्वेशन में। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट, और एक और चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ जो आपके क्वेश्चंस दिए होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेंगे, कुछ शॉर्ट में रहेंगे, कुछ सॉल्व करने होंगे लॉन्ग में, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न्स होंगे, तो प्लीज़ उनकी हेडिंग्स अच्छे से पढ़ना, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया होगा, क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सिर्फ आपको जो सिचुएशन दी हुई है उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी एक्स की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, इसलिए हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सिंपल सी बात है, और उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आप इस बुक को अपने इस क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है और एरिया है, तो सिंपली लेंथ को हम लोग एक्स मान लेंगे। वो क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है, नॉट लेंथ को यहाँ पर एक्स नहीं मानना है, थोड़ी सी एरर हो जाती है, बट लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो एक ज़्यादा है उसके ब्रेथ से दुगना, मीन्स अगर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना चाहो तो ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। अब हम लोग सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मीन्स जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो एक ज़्यादा है ट्वाइस द ब्रेथ, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 1 + 2x हो जाएगा, एक और उसका ब्रेथ से ट्वाइस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपका लेंथ हो जाएगा। सो इतनी चीज़ें, एक सेकेंड, आई होप आपको कैमरा विजिबल है। लाइट का अगर इशू है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, एंड मैं बोल रही हूँ, आई होप वो भी आवाज़ आपको क्लियर होगी। तो सिंपली आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये इंटू ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर ये वाला मल्टीप्लाई में भी आपको थोड़ा सा अगर गड़बड़ी होती है, नॉर्मल सी बात है, एरर्स आते हैं, सॉल्व करते हो तभी आप सीखोगे ना। तो सिंपल से मैं थोड़ा सा बताते रही हूँ कि जो आपका ये वाला टर्म है, मीन्स मान लो जैसे एक्स ही ले लिया मैंने, या कोई और भी होता, तो एक्स से पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस वही करना है, एक्स इंटू 1 दैट इज़ एक्स, फिर एक्स इंटू 2x दैट इज़ 2x स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज़ गलती होती है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पावर होता है ना एक्स का, जैसे आपने ये एक्स बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि x इंटू एक्स होगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और ये बेस एक ही रहता है, जैसे 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 2। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सो सिंपली आपको इस क्या है जो आपकी स्टेटमेंट है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि दो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानने हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो एक को आप x मान लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो x तो मान ही लेना है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो। एंड उसके बाद एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी उसके कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, उसका लगातार वाला नंबर। तो x है तो x के आगे कौन होगा, x+1 वाला नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू x+1 कितना दिया हुआ, 306। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आपको रिप्रेजेंट कर देना है। सॉल्विंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम लोग डील करेंगे। नाउ कमिंग टू इसका पार्ट 3, यहाँ पर क्या है कि रोहन्स मदर, 1 सेकेंड, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360, ठीक है। Now अब उसके बाद ये जो लैंग्वेज आपको दी हुई है ना, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना है। मैंने लीनियर इक्वेशन का भी जो 1 शॉट बनाया है वर्ड प्रॉब्लम्स का, उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कवर हुए, बस कुछ नहीं हुए। जो पहला एक्सरसाइज का था 3.1 का, उसमें भी ऐसे ही बस रिप्रेजेंट करना था, तो उसकी भी वीडियो है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में ना, आपको लैंग्वेज समझनी बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि रोहन की जो मदर हैं वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं देन हिम। तो रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, रोहन और उनकी मदर का एज जो है, रोहन का एज इंटू उनकी मदर का एज, अगर उन दोनों की एज को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कब करेंगे वो भी देख लेना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ पर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि आज कुछ उनकी एज होगी, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी इसको आप ऐसे वे में बोल सकते हो, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स को हम लोग 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ ये लैंग्वेज भी ध्यान रखनी है कि अगर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ है यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद। तो सिंपली क्या करना है आपको,
सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि उनके एजेस का प्रोडक्ट कब लेना है, आज से 3 साल बाद। जब हमें आज की प्रेजेंट एज पता होगी तब ना हम आज से 3 साल के बाद का एज का उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से। सो रोहन की प्रेजेंट एज हम लोग एक्स ले लेते हैं और उनकी मदर उनसे 26 साल बड़ी हैं, तो एक्स प्लस 26 ईयर्स। आई होप इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद हमने बात की आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 3, उनकी मदर की एक्स प्लस 26 प्लस 3। ये भी ध्यान रखना है, हम लोग डायरेक्ट जल्दी में एक्स प्लस 3 कर देते हैं और एरर आ जाता है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया ना। सिंपली जैसे एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के बराबर होगा, तो सिंपली इसको सॉल्व कर दो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। Now coming to the next question, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, ठीक है। So now हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है। मैंने क्वेश्चन नहीं, ये आपका स्टेटमेंट है और वर्ड प्रॉब्लम्स पे स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपको भी इजी होगा सॉल्व करने में, एंड जो आपके चेक करेंगे एग्जामिनर उनको भी हेल्प मिलेगी चेक करने में आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करना है। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है जो आपने बचपन में पढ़ा है, जैसे फार्मूला स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये फार्मूलेज भी याद रखने हैं, फार्मूले भी याद रखने हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्यों यूज़ किया है, बिकॉज हमें स्पीड फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या स्पीड सेम है, तो इस केस में आपको स्पीड नहीं फाइंड करना है, उसके लिए घबराना नहीं है। सिंपली आपको उसका एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। मैं उसका इक्वेशन बता दे रही हूँ किसका करना है, सो दैट आपको भी ईजी होगा समझने में एंड मुझे समझाने में। सो जस्ट वेट। वेट फॉर अ व्हाइल। Yes. To find the distance, we need to find the speed of the train. क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करने के लिए दिया हुआ, लेकिन हेडिंग में है कि आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपको किसी और चैप्टर के यानी उस इक्वेशन की मदद से, यानी ये इक्वेशन आप देख रहे हो उसकी हेल्प से आपको इसका स्पीड भी फाइंड करना है, यानी सिंपली फैक्टराइजेशन करना है। तो वो अभी बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पीड फाइंड करना है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन भी देख लो, नहीं तो बोलोगे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड यहाँ पर इसकी हेडिंग में भी दी हुई है ये वाली, ठीक है। सो या हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पीड फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अगर जो स्पीड होता 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर के यूनिट से डिनोट करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए स्पीड आपका 8 कम होता, जिस स्पीड से चल रहा है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो इसको अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या किसको क्या मानेंगे, क्या करेंगे, लेट्स डू इट, ओके। तो स्पीड को हमने x माना है, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ करनी है हमें कि यहाँ पर इसकी एक और लाइनिंग होगी, आप पढ़ लो, उसके बाद आप और अच्छे से समझ पाओगे इस इक्वेशन को। हमने इतना पढ़ लिया कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती है, यानी 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना होगा कि यानी आपको डिस्टेंस कवर करना है 480, है ना। सो कौन जल्दी कवर करेगा, जिसकी स्पीड यानी जिस वो एक्स स्पीड से जा रहा है, अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो उसको और लेट लगेगा ना, मीन्स लेट होगी पहुंचने में। यस, सो उतना आप समझ गए। नाउ यहाँ पर क्या करना है कि आपको टाइम के फॉर्मेट में चीज़ों को डिनोट करना है। क्यों करना है, बिकॉज वेट फॉर अ वाइल, रिक्वायर्ड टाइम टू कवर इतना डिस्टेंस एज पर द क्वेश्चन। आपका स्पीड, यानी ये हमें नॉर्मल कंडीशन वाली टाइम निकाल ली, बिकॉज स्पीड हमें दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था, तो टाइम भी हमने निकाल लिया है ना। उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, क्यों मैंने करवाया ये सब बताऊँगी अभी आपको, ठीक है। सो या बिकॉज मैंने यहाँ पर इसका टाइम क्यों लिया, ये आपका नॉर्मल टाइमिंग है कि आपका ट्रेन किसी स्पीड से चल रहा है, तो x किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है, तो वो इतना टाइम लेगा। डिस्टेंस आपका 480 है और स्पीड आपका x है, तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर स्पीड निकाल लिया, यानी सिंपली डिस्टेंस तो आपका 480 था ही ना, और इसके बाद स्पीड हमने x माना ही है, ठीक है।
सो उसके बाद ये आपका टाइम हो जाएगा कि हाँ इतना ये आइडियल टाइमिंग है, इतने टाइम में आपको ट्रेन को पहुंचना है वहाँ पर, इतने घंटे में। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगा, यानी अगर स्पीड में हम लोग 8 माइनस करेंगे तो उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमने नॉर्मल टाइमिंग हमारा कितना था 480/x, तो उसमें सिंपली +3 करेंगे। अब उसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर मीन्स एलसीएम ले लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 + 3x/x आर, तो ये आपका टाइम हुआ। अब मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने टाइम के फॉर्मेट में निकलवाया। बिकॉज सबसे पहले तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो कि नॉर्मल से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हमने इसको निकाला। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड और टाइम कौन सा लेना है, वो जो अलग से कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग निकालना है ना। तो उसकी स्पीड निकालेंगे तो वो आपको x - 8 यानी 8 कम हो जाना चाहिए, और टाइम आपका रेगुलर से नॉर्मल से 3 ज़्यादा लगना चाहिए। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो वही है ना, बस आपका टाइम और स्पीड में डिफरेंस आया, मीन्स जो भी घटा है या बढ़ा है वो इन दोनों टर्म्स में आया है। अब सिंपली क्या करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यही आपको रिप्रेजेंट करना था। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको स्पीड निकालनी है तो एक्स की वैल्यू में आप निकाल सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़, सबसे पहले अब हम लोग एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो अब कैसे करोगे, बिकॉज वो तो आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी। कुछ मेथड्स भी हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले, और कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन के भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने होंगे। जहाँ फैक्टराइजेशन से नहीं निकलेगा वहाँ आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना होगा, ठीक है। ना कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप फैक्टराइजेशन यूज़ कैसे करते हो। आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहली बात मैं बोलूँगी आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो अपनी एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए। और एक और चीज़, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यानी इसके जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो 2 होंगी, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको फैक्टराइजेशन करनी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x², यहाँ पर 1 मैंने आपको बताने, आई होप इतना विजिबल होगा, x² - 3x - 10। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। मीन्स एक x² पहले लिखा हुआ है, उसके बाद bx साइन कुछ भी हो, माइनस प्लस हो, वो चलेगा। यहाँ पर c है यानी कांस्टेंट टर्म या कोई नंबर जैसे 10 12 कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। हाँ, सो आपको पहले चेक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं बता रही हूँ आपको अभी, कि आपको जब भी फैक्टराइजेशन करना है किसी भी इक्वेशन का तो इसमें होना चाहिए वो। अगर इधर उधर नंबर होंगे तो आपको एरर आएगा ही आएगा क्वेश्चन में। सिंपली ये है, ठीक है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो बताती हूँ। यहाँ पर 1 मैंने लिखा है, अब इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 1 मैंने बताने के लिए लिखा था उस टाइम पर। सो यहाँ पर अगर 1 × 10 यानी आप जो x² वाले के साथ कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई इंटू ये कांस्टेंट नंबर यानी 10, ये मल्टीप्लाई करके 10 आया, और बीच में ये -3x है यानी -10x आया, बिकॉज यहाँ प्लस था बट यहाँ माइनस था, तो प्रोडक्ट आपका फर्स्ट इंटू लास्ट का -10 आया। अब ये -10 आया तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो 10 आना चाहिए, और उसके बाद अगर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो 3 आना चाहिए। तो 5 × 2 10 होता है ना। अब उसके बाद एक और चीज़, आपको यहाँ पर -10 लाना है प्रोडक्ट, तो -10 लाना है तो आप 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक में भी माइनस साइन पुट कर दोगे तो आपका आंसर -10 आएगा। लेकिन एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपका यहाँ पर -3x भी आना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपको इस फॉर्मेट में आपने लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ आंसर आपका -3x था, आंसर नहीं, मीन्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर ये -3 है, यानी कि जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से जो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, तो आपका बड़े वाले नंबर में माइनस साइन होगा, तभी यहाँ पर माइनस है। तो 5 के साथ माइनस ऐड जो मतलब लिखेंगे, और 2 आपका +2x ही होगा, बिकॉज हमें सिर्फ -10 चाहिए, है ना। तो एक माइनस रहेगा तो आपका प्रोडक्ट भी माइनस आ जाएगा -10, और ये बड़े के साथ माइनस साइन रहेगा तो आपका ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज़ -3x। तो सिंपली ये कर दिया। अब उसके बाद आपको ये इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो इसमें से x कॉमन है, जो ऐसे कॉमन लेने हैं जो ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो x कॉमन है। उसके बाद 2 यहाँ से कॉमन लेना है, 2 × x - 5। अब x - 5 यहाँ से भी कॉमन है तो ये इधर एक में आ जाएंगे और x + 2 बच जाएगा तो वो हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो कैसे करेंगे, x - 5 = 0, तो आपको x = 5 होगा, ये इधर RHS में आ जाएगा और ये इधर RHS में आएगा तो ये -2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा, मैंने फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, आप चेक कर सकते हो बनाकर। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अगर
कुछ और ऐसे एरर्स आते हैं तो उसका भी हम लोग अभी सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सो या इतने क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। अगर रूट्स वाले में आपको दिक्कत हो रही है या लगे कुछ तो सिंपली 5√2 इंटू √2 कितना होगा, √2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो रूट हट जाता है, 1 बन जाता है, तो 5 × 2 10। अब ये नहीं समझ आ रहा कि हम लोग ऐसा कहाँ से प्रोडक्ट लेकर आएँ कि आपका नहीं सिंपल ये सिंपल है। इस पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चन को, इसमें रूट है। सो हाउ वी विल डिस्कस इट लेटर, वेट।